इंडिया एक वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। वर्ल्ड के 18% लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमारे पास ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ 4% है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2030 तक इंडिया वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से एक वाटर स्कैर्स कंट्री बन सकता है, और ये हमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड नहीं, सोमालिया के डायरेक्शन में ले जा सकता है। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। हम सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और मेगा आईटी पार्क्स बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन सब का फाउंडेशन क्या है? पानी। हाँ, एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेली लगभग 3.8 करोड़ लीटर्स अल्ट्रा प्योर वाटर कंज्यूम करती है। मतलब लगभग 62,000 अर्बन इंडियन हाउसहोल्ड्स का डेली वाटर कंजम्पशन सिर्फ एक सेमीकंडक्टर प्लांट यूज कर रही है। एस्टिमेट्स की माने तो एक डेटा सेंटर दिन का 50 लाख लीटर पानी कंज्यूम करता है, यानी लगभग 8,000 घरों का डेली वाटर कंजम्पशन सिर्फ एक डेटा सेंटर को रन करने में चला जाता है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर प्लांट्स उन्हीं स्टेट्स में बन रहे हैं जो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड हैं, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक हमारा वाटर डिमांड अवेलेबल वाटर सप्लाई का डबल हो सकता है। ये बढ़ते डिमांड को मीट करने के लिए हमें या तो वाटर इंपोर्ट स्टार्ट करना पड़ जाएगा या वेस्ट वाटर को बेटर मैनेज करना होगा। एंड इसी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट स्पेस में काफी लिस्टेड कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, मतलब एग्जिस्टिंग वाटर को ट्रीट करके यूजेबल बनाना। आज के वीडियो में हम इसी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सेक्टर को समझेंगे। पार्ट 1 में हम पानी के डिमांड सप्लाई गैप को समझेंगे और ये समझेंगे कि सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर पार्ट 2 में हम वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर के सप्लाई चेन को समझेंगे और इस सेक्टर में कुछ कंपनीज जैसे कि वाटेक वबाग, आयन एक्सचेंज, वेल्सपन एंटरप्राइजेस वगैरह के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एनुअल रिपोर्ट 24-25 के हिसाब से इंडिया में लगभग 1140 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी अवेलेबल है। इसका 60% सरफेस वाटर है और 40% ग्राउंड वाटर। कंजम्पशन की बात करें तो ये टेबल देखो। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में पानी का कंजम्पशन लगभग 740 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। इसका लगभग 83% एग्रीकल्चर से आता है, 9% इंडस्ट्रीज से और 8% हम घरों में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे राइस, पैडी, शुगर केन और कॉटन। इंडिया में 1 किलो चावल उगाने में लगभग 2500 लीटर पानी चाहिए होता है। 1 किलो गेहूं के लिए 1400 लीटर और 1 किलो चीनी के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। इनफैक्ट सिर्फ 3 क्रॉप्स पैडी, शुगर केन और वीट ही 80% ऑफ अवेलेबल इरिगेशन वाटर यूज कर लेते हैं। बढ़ते पॉपुलेशन और इरिगेशन पेनिट्रेशन की वजह से एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में पानी का एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ेगा फ्रॉम 611 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन 2025 टू 807 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन 2050। अब डोमेस्टिक यूज की बात करें तो इंडिया में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो कि एक डिमांड ड्राइवर है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 2050 तक डबल होके लगभग 95 करोड़ हो सकती है, और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बेटर सैनिटेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब मल्टीपल वॉशरूम्स, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, आरओ सिस्टम्स और वाटर इंटेंसिव अप्लायंसेस का यूज बढ़ रहा है। इनके वजह से पानी का डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ सकता है। गुजरात गवर्नमेंट के एक स्टडी के हिसाब से 2030 तक गुजरात का डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट 30% बढ़ सकता है और 2050 तक डबल हो सकता है। और नीति आयोग के हिसाब से 2030 तक डोमेस्टिक सेक्टर में पानी का डिमांड सप्लाई गैप लगभग 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो सकता है। तो जाहिर है कि बढ़ते डोमेस्टिक डिमांड की वजह से वाटर प्यूरिफायर्स का मार्केट भी काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। आज के दिन इंडिया का वाटर प्यूरिफायर मार्केट $2.5 बिलियन का है और एक्सपेक्टेड है कि 2032 तक ये 17.2% CAGR से बढ़ के $7.7 बिलियन का हो सकता है। अब इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो टोटल डिमांड का सिर्फ 8% ही इंडस्ट्रीज से आता है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमारे जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है। और बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ फ्यूचर में इस सेगमेंट का डिमांड भी बढ़ सकता है। आज के दिन थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, लगभग 88% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल वाटर कंजम्पशन। इंजीनियरिंग 5%, पल्प एंड पेपर 2%, टेक्सटाइल्स 2% एंड स्टील लगभग 1% कंज्यूम करता है। आने वाले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर्स एंड डेटा सेंटर्स से भी काफी डिमांड आने वाला है। अब पानी के इंक्रीमेंटल डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें फ्रेश वाटर का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, नया फ्रेश वाटर बनाना। डिसैलिनेशन के प्रोसेस से सलाइन वाटर से सॉल्ट और मिनरल्स निकाल के उसे यूजेबल बनाया जा सकता है। इंडिया में एक कंपनी
कंपनी है जो डिसैलिनेशन पे काम कर रही है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका जिससे फ्रेश वाटर सप्लाई बढ़ाया जा सकता है वो है एग्जिस्टिंग वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसकी यूजेबिलिटी बढ़ाना। हम हर दिन लगभग 72,000 मिलियन लीटर्स वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम इसका सिर्फ 28% यानी 20,000 मिलियन लीटर्स ही ट्रीट करते हैं। मतलब आधा से ज्यादा वेस्ट वाटर बिना ट्रीट हुए रिवर्स में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन इंडिया का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मार्केट लगभग $10 बिलियन का है और एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्टर 2033 तक 7.6% CAGR से बढ़ के लगभग $19 बिलियन का हो सकता है। और इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए इंडिया में बहुत सारे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कंपनीज काम कर रही हैं। चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में ये समझते हैं कि वाटर के वैल्यू चेन में कौन सी कंपनीज किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पानी के वैल्यू चेन को हम ब्रॉडली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं: सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। पहला स्टेप है सोर्सिंग या वाटर कलेक्शन। अलग अलग सोर्सेज जैसे रिवर्स, ओशंस और सीवेज से पानी को कलेक्ट करके स्क्रीन किया जाता है ताकि बड़े इंप्योरिटीज जैसे लीव्स, प्लास्टिक, फिश और ब्रांचेस निकल जाएं। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसिंग या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट को हम फर्दर 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। इस स्टेप में एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड जैसे केमिकल्स को पानी में मिलाया जाता है ताकि छोटे छोटे सस्पेंडेड डर्ट पार्टिकल्स एक साथ चिपक जाएं और फ्लॉक्स बन जाएं। फिर सेडिमेंटेशन होता है जिसमें पानी को स्टिल छोड़ दिया जाता है, फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाते हैं और ऊपर साफ पानी आ जाता है। इस साफ पानी को अब अलग करके फिल्टर किया जाता है। फाइनली पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि बैक्टीरिया और वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। ये पूरा प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है और यही प्लांट्स वाटर मैनेजमेंट कंपनीज बनाती हैं। इन्हें टेक्निकली ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज कहते हैं। वाट एक्वाबाग, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, आयन एक्सचेंज, एनवायरो इंफ्रा, ईएमएस लिमिटेड, डेंटा वाटर, ये सारी कंपनीज इस स्पेस में ऑपरेट करती है। अब पानी साफ तो हो गया, लेकिन इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। यही होता है फाइनल स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन। हम डक्टाइल आयरन पाइप्स के थ्रू साफ पानी को घरों तक और फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन डक्टाइल आयरन ही क्यों? स्टील या कॉपर क्यों नहीं? देखो, डक्टाइल आयरन पाइप्स हाई प्रेशर झेल सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और इनकी सर्विस लाइफ लगभग 100 इयर्स होती है। दूसरी तरफ स्टील पानी में कोरोड हो सकता है और कॉपर महंगा पड़ सकता है। इसीलिए लार्ज स्केल वाटर सप्लाई के लिए डक्टाइल आयरन पाइप्स एक ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस माना जाता है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, जय बालाजी, वेल्सपन कॉर्प और जिंदल सॉ जैसी कंपनीज डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाते हैं। अब जब हम पानी के पूरे वैल्यू चेन को समझ गए हैं, चलिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यानी प्रोसेसिंग पे डबल डाउन करते हैं। जैसा मैंने बताया, ईपीसी कंपनीज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड टू एंड डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाटेक वबाग, आयन एक्सचेंज, ईएमएस और एनवायरो इंफ्रा वाटर में स्पेशलाइज कर रहे हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स। लेकिन वेल्सपन एंटरप्राइजेस और डेंटा वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन और टनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं। डेंटा वाटर का 97% रेवेन्यू वाटर से आता है और वेल्सपन का 34% रेवेन्यू वाटर से आता है। एल&टी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाता है। रेवेन्यू की बात करें तो वीएटेक वबाग और वेल्सपन एंटरप्राइजेस सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में वीएटेक का रेवेन्यू लगभग 3300 करोड़ था और वेल्सपन एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू लगभग 3600 करोड़ था। लेकिन अगर ग्रोथ देखा जाए तो एनवायरो इंफ्रा और ईएमएस काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जहां एक तरफ एनवायरो इंफ्रा का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 के बीच 71% CAGR से बढ़ा और ईएमएस का रेवेन्यू 31% CAGR से बढ़ा, वहीं वीएटेक वबाग का रेवेन्यू सिर्फ 4% CAGR से बढ़ा। अब वाटर ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ना मोस्टली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस करती हैं, तो जाहिर है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट सबसे बड़ा कस्टमर होता है और ईपीसी प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन भी लंबा होता है। इसीलिए कंपनीज का ऑर्डर बुक ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। एज ऑन 31 मार्च 2025 वीएटेक वबाग का ऑर्डर बुक सबसे ज्यादा था, लगभग 13,600 करोड़। वेल्सपन एंटरप्राइजेस का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक तो इससे ज्यादा था, 14,000 करोड़ का लगभग, बट इसमें से सिर्फ 63% वाटर का था। तो फ्यूचर में वेल्सपन के लिए वाटर बिजनेस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी बढ़ सकता है। ईपीसी सेगमेंट में ना एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक देखा जाता है, ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो। वीएटेक वबाग का ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.14 था, मतलब कंपनी के पास लगभग 4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। ईएमएस का ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो 2.46 था और एनवायरो इंफ्रा का 1.11। लेकिन
लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स मिलना है उतना ही इंपॉर्टेंट उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना भी है। रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात करें तो ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 में आयन एक्सचेंज का रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक रेशियो बेस्ट था एट 77%, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का जो ऑर्डर बुक था उसका 77% फुलफिल करके रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लिया गया था। ये मेट्रिक कंपनीज के एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को ट्रैक करने में हेल्प करता है। मार्जिन्स की बात करें तो स्पेस में ऑपरेटिंग मार्जिन 10 to 15% के रेंज में है, लेकिन इंटरेस्टिंगली एनवायरो इंफ्रा और ईएमएस के ऑपरेटिंग मार्जिन 25 to 26% है। ऐसा क्यों? एनवायरो इंफ्रा के मैनेजमेंट ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के अर्निंग्स कॉल में बताया कि कंपनी की कोर कैपेबिलिटी प्रोसेस डिजाइन है, जिसकी वजह से वो अपने क्लाइंट्स को इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस ऑफर कर पाते हैं। प्लस अनलाइक अदर प्लेयर्स, एनवायरो इंफ्रा का एग्जीक्यूशन इन हाउस है। कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे डिपेंड नहीं करती है, तो कंपनी कम कॉस्ट पे हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर कर पाती है और हायर मार्जिन्स कमा पाती है। ईएमएस की बात करें तो इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। ईएमएस के एमडी आशीष तोमार ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 अर्निंग्स कॉल में कहा कि कंपनी सीवेज सेक्टर पे फोकस करती है, जो वाटर सप्लाई सेगमेंट से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। साथ ही कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करती और एक एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करती है, मतलब कंपनी इक्विपमेंट ओन नहीं करती बल्कि रेंट पे लेती है। इसके लिए उनके मार्जिन्स थोड़े हायर दिखते हैं। अभी इन कंपनीज के ऑर्डर बुक्स छोटे हैं, इसीलिए शायद इन्हें सब कॉन्ट्रैक्टिंग की नीड नहीं पड़ती, लेकिन जैसे जैसे इनका ऑर्डर बुक बढ़ेगा इन्हें भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की नीड पड़ सकती है और मार्जिन्स फिर आगे कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ना ऑर्डर बुक ना मार्जिन। इस सेक्टर का सारा खेल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है और यही वाटर ईपीसी कंपनीज का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। देखो, गवर्नमेंट से पेमेंट्स मिलने में ना काफी डिले होता है, तो जाहिर है कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हाई हो जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में वीएटेक का ट्रेड रिसीवेबल्स 61% ऑफ सेल्स था। हाई ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से कंपनीज यूजुअली वर्किंग कैपिटल लोन लेती है, इससे कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाते हैं और नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। वाटर ईपीसी कंपनीज का पैट मार्जिन लगभग 8 to 9% होता है और इसमें भी सिर्फ वीएटेक विभाग ही अपने नेट प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ वीएटेक विभाग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू पैट 1 के ऊपर था। ईएमएस का ये नंबर 0.18 था और वेल्सपन और एनवायरो इंफ्रा ने तो नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रिपोर्ट किया था। एनवायरो इंफ्रा का इबिडा और पैट मार्जिन हायर जरूर है, लेकिन बढ़ते रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरी की वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। और क्योंकि इस सेक्टर में हाई ट्रेड रिसीवेबल्स एक चैलेंज है, कंपनीज का कैश रेशियो ट्रैक करना अगेन इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट देखो, वीएटेक विभाग और वेल्सपन का कैश रेशियो 1 से कम है, मतलब इनमें लिक्विडिटी रिस्क हाई है। ईएमएस और एनवायरो इंफ्रा का कैश रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब इनका कैश करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है और वो आराम से इन लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं। पिछले 4 सालों में सारे कंपनीज का कैश रेशियो इंप्रूव हुआ है। टेंटा वाटर का फाइनेंशियल ईयर 25 का स्पाइक उनके 220 करोड़ के आईपीओ की वजह से था। बेसिकली ये सेक्टर ना इनहेरेंटली कैपिटल इंटेंसिव है। प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में पैसा पहले लगता है, लेकिन पेमेंट डिलेस की वजह से कैश इनफ्लो बाद में आता है। शायद इसीलिए लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए कंपनीज अपने बिजनेस मॉडल रीथिंक कर रहे हैं। और अब इस सेक्टर में 2 इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी दिख रहा है। पहला, ईपीसी कंपनीज एसेट लाइट मॉडल अपना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीएटेक विभाग कोई मशीनरी और इक्विपमेंट ओन नहीं करता है। मैनेजमेंट के हिसाब से उनके पास सिर्फ 2 एसेट्स हैं, टेक और ह्यूमन रिसोर्स। ईएमएस भी इक्विपमेंट ओन करने की जगह रेंट करता है। एनवायरो इंफ्रा की बात करें तो मशीनरी उनके टोटल एसेट्स का बस लगभग 4% है। एसेट लाइट मॉडल से कंपनीज का आरओसी भी इंप्रूव हो सकता है, जो अभी लगभग 14 to 30% के रेंज में है। साथ ही लिक्विडिटी और रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कंपनीज अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने के बाद इन्हें ऑपरेट एंड मेंटेन भी कर रहे हैं। यही है सेक्टर का दूसरा बड़ा ट्रेंड, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यानी O&M सर्विसेज की तरफ झुकाव। मतलब जो प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर होते हैं, जैसे कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये सब भी अब ईपीसी कंपनीज ही कर रहे हैं। O&M सर्विसेज कंपनीज को रिकरिंग और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो देती है। जहां एक तरफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली 2 से 3 साल के लिए होते हैं, वहीं O&M कॉन्ट्रैक्ट्स 15 साल तक के हो सकते हैं। आज के दिन वीएटेक विभाग का 18% रेवेन्यू O&M सर्विसेज से आता है और मैनेजमेंट इसे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 20% तक ले जाना चाहती है। एनवायरो इंफ्रा भी O&M रेवेन्यू बढ़ा रही है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स अभी एग्जीक्यूशन फेज में है, फाइनेंशियल ईयर 27 से उनसे O&M रेवेन्यू भी आने लगेगा। O&M सेगमेंट में EBITDA मार्जिन्स भी हायर होते हैं, लगभग 30 to 35%। अब O&M सर्विसेज के लिए ना ईपीसी कंपनीज को केमिकल्स और इक्विपमेंट चाहिए होता है, जैसे कोएगुलेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, पंप्स और वॉल्व्स, और ये एंसिलरी सर्विसेज केमिकल कंपनीज और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं।
आयन एक्सचेंज और केम्बॉन्ड केमिकल्स वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स बनाते हैं और शक्ति पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स और WPIL पंप्स और वॉल्व्स बनाते हैं। रेवेन्यू टर्म्स में किर्लोस्कर ब्रदर्स सबसे बड़ा प्लेयर है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की रेवेन्यू लगभग 4500 करोड़ थी। तो ये थी पूरी वाटर मैनेजमेंट सेक्टर। जैसे मैंने बताया, इस सेक्टर का सबसे बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का केपेक्स साइकिल सेक्टर के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसीलिए ये सेक्टर साइक्लिकल है। जब गवर्नमेंट केपेक्स हाई होता है तब सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है और वाइस वर्सा। अभी हाई गवर्नमेंट केपेक्स की वजह से सेक्टर ग्रोथ फेज में है। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बजट का एलोकेशन ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया है, फ्रॉम 31,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 99,500 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ट्रीटेड वाटर की एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। आज के दिन वाटर ट्रीटमेंट से लेके एंड यूजर तक पहुंचाने तक लगभग 40% पानी वेस्ट हो जाता है और वापस वेस्ट वाटर में मिल जाता है। अगर हम सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही और एफिशिएंट बना लेना तो सोचो कितना पोर्टेबल वाटर बच सकता है। और देखा जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मोस्टली इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए सप्लाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये टोटल वाटर डिमांड का सिर्फ 17% है। रिमेनिंग 83% डिमांड एग्रीकल्चर से आता है। तो हमें एग्रीकल्चर में वाटर सप्लाई को इंप्रूव करना होगा। आज के दिन इंडिया में इरिगेशन एफिशिएंसी सिर्फ 38% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 50 to 60% है। बेटर इरिगेशन मेथड्स और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से हम पानी बचा सकते हैं। इंडिया वाटर पोर्टल के हिसाब से अगर हम व्हाइट राइस से ब्राउन राइस में स्विच कर ले तो राइस का वाटर यूजेज 341 बिलियन क्यूबिक मीटर से गिर के 170 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट आधा। और ये एक्स्ट्रा पानी इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ कंपनीज डीसैलिनेशन में भी काम कर रही है। दोस्तों, हमारे पास 11,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, जिससे हम सलाइन वाटर इजीली सोर्स करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कोस्टल वाटर स्केर्स स्टेट में फ्रेश वाटर सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। वियटेक विभाग इस टेक्नोलॉजी पे काफी काम कर रहा है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट सप्लायर ग्लोबली। फाइनेंशियल ईयर 25 में वियटेक विभाग को आंध्र प्रदेश और चेन्नई में लगभग 1500 करोड़ के डीसैलिनेशन ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी रिलायंस के लिए भी जामनगर में एक डीसैलिनेशन प्लांट सेटअप करने वाली है। आयन एक्सचेंज भी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में डीसैलिनेशन प्लांट सेटअप कर रही है। इंडिया में डीसैलिनेशन पिकअप तो कर रहा है, लेकिन हम अब भी नेसेंट स्टेज में हैं। आज के दिन मिडिल ईस्ट का 63% वाटर डिमांड डीसैलिनेशन से फुलफिल होता है, जहां सऊदी अरेबिया का डीसैलिनेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 11.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे है। इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 0.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे है। इसका एक मेजर रीजन है हाई एनर्जी कॉस्ट। एस्टिमेट्स के हिसाब से एनर्जी कॉस्ट ही डीसैलिनेशन के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 1/3 होता है। लेबर, मेंटेनेंस, मेम्ब्रेन्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के डीसैलिनेटेड वाटर का प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 10 पैसा पर लीटर होता है। वहीं दूसरी तरफ पाइप से सप्लाइड फ्रेश वाटर का कॉस्ट 0.8 पैसा पर लीटर होता है, यानी डीसैलिनेटेड वाटर पाइप वाटर से लगभग 12.5 गुना महंगा है। लेकिन जहां प्रॉब्लम है वहां अपॉर्चुनिटी भी है। फ्यूचर में इंप्रूव टेक्नोलॉजी से डीसैलिनेशन कॉस्ट गिर सकता है। क्रिसिल के एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले 5 सालों में इंडिया के वाटर सेक्टर में लगभग 14 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। ये फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 25 वाले पीरियड का लगभग 1.2 टाइम से ज्यादा है। तो अगले कुछ सालों में इस सेक्टर को ट्रैक करना इंटरेस्टिंग होगा। कौन सी कंपनीज क्या इनोवेट करती है ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं तो अपने इनसाइट्स कमेंट्स में जरूर डालना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।